Hello and welcome to Wisdom RS. Follow us on YouTube, Twitter, Insta and Facebook for more information. इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, विजडम RS ऑफिशियल सर्च करें और इस पर वहाँ पर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज का करंट शुरू करते हैं। तो आज 3 अगस्त है और हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। तो आज का पहला सवाल है कि बराकाहा नामक अपना पहला परमाणु रिएक्टर का ऑपरेशन शुरू किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सवाल सॉल्व करें उससे पहले अपन एक मैप देख लेते हैं। तो ये प्लांट इसका सर्च करते हैं। यूएई का एक न्यूक्लियर प्लांट ओपन हुआ है जिसे आप देख पाएंगे। सॉरी, तो ये जो आपको लोकेशन दिख रही है ना, यहाँ पर ये पावर प्लांट एक खोला गया है। तो इसके बारे में अपन सवाल में देखेंगे। ये पावर प्लांट यहाँ इस लोकेशंस पर दिख रहा है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इस लोकेशन को पूरा सही तरीके से देख लेते हैं कि ये जो है अपना इंडिया है। इंडिया की लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पता चलेगा कि ये जो है दुबई आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, एक अबू धाबी दिख रहा है और एक ये है जो यूएई है। ठीक है, यूएई के पास में यहाँ पर ये जो आपको गल्फ ऑफ ओमान दिख रही है, लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दूसरी वाली ये लोकेशंस आपको एक पर्शियन गल्फ दिख रही है और एक दूसरी लोकेशन से जो हमेशा चर्चा में रहती है, एक यहाँ पर ये एक हॉर्मुज आइसलैंड दिखेगा। तो ये हॉर्मुज आइसलैंड ईरान का है और इसीलिए यहाँ पर ये एक आपको दिख रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज बन रखी है ना। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसकी लोकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों लोकेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि ईरान में मान लो आज चाइना डेवलपमेंट करता हो तो ये जो इसे बोलते हैं चौक पॉइंट, स्ट्रेटजिक चौक पॉइंट कहलाता है। क्यों चौक पॉइंट कहलाता है? क्योंकि इस पर्शियन गल्फ से होकर बे इसमें स्ट्रेट हॉर्मुज से होकर गल्फ ऑफ ओमान से होकर यहाँ पर हमारे ऑयल इंपोर्ट होता है। तो चाइना यदि इसमें अपनी भूमिका यहाँ पर बढ़ाकर इस पॉइंट को चोक कर देता है तो हमारे लिए ऊर्जा को लाने के लिए असंभव हो जाएगा, मतलब हमें काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो ये लोकेशन से आपको देख ली होगी कि ये यहाँ पर यूएई है, ठीक है, यहाँ पर ये अबू धाबी है, यहाँ पर ये दुबई है और यहाँ जो दूसरी लोकेशंस मैंने बताई ये आप इस लोकेशंस को एक बार दिमाग में फिट कर लीजिए। तो अब सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बराकाहा नामक अपना पहला परमाणु रिएक्टर का ऑपरेशन शुरू किया है सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इराक। तो इसका राइट आंसर है यूएई, जो अपन ने लोकेशंस में देखा था। ठीक है, एक बार और अपन मैप भी देख लेंगे, उसका वापस शॉर्ट मैप देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यूएई के अबू धाबी में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर बराकाहा ने काम करना शुरू किया है। ठीक, इसका जो भी इस रिएक्टर का अर्थ क्या होता है? आशीर्वाद है। आशीर्वाद क्योंकि इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये को इसमें देखो, परमाणु रिएक्टर में दो होता है, एक परमाणु विखंडन होता है और एक परमाणु संलयन होता है। तो अभी जो भी ये रिएक्टर काम शुरू कर रहा है ये परमाणु विखंडन की प्रक्रिया पर काम करेगा। ठीक है, परमाणु विखंडन की काम पर करेगा। और इसमें किसने बनाया है? तो इसे जो बनाया है वो अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के एक संयुक्त उद्यम में विकसित कर इस रिएक्टर को बनाया है। ठीक है, बराकाहा ने काम करना शुरू किया है। एक यूएई ने कुछ दिन पहले एक मंगल मिशन होप, जो कि खाड़ी क्षेत्र में अपने तरह का पहला मिशन है, मंगल मिशन होप को भी लॉन्च किया है, जो इंडिया भी काम कर चुका है। और अभी तियानवेन फर्स्ट चाइना ने लॉन्च किया है और अभी एक यूएसए ने किया है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो मैप है ये सऊदी अरबिया का है और यहाँ पर जो गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पर स्टेट ऑफ वो जो मैंने हॉर्मुज दिखाई वो, यहाँ पर्शियन गल्फ, यहाँ पर यूएई और ये जो स्ट्रेटजिक पॉइंट चौक, मतलब यहाँ से पास होता है, यदि इसे बंद कर दिया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान। आगे वाला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि बाबा कल्याणी कमेटी का संबंध किससे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी से, एमएसएमई पॉलिसी से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिव्यू से या फिर लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इन चार में से बाबा कल्याणी कमेटी का संबंध है जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी से है। तो इसमें क्या किया है भाई? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी क्या है कि 2005 में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट लाएगा। हालांकि 2000 में इन्हें इस्टेब्लिश किया था, लेकिन 2005 में 2005 अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी हेतु एक एक्ट लाया गया था 2005। ठीक, 2019 में इसके लिए एक ऑर्डिनेंस अध्यादेश भी लाई, फिर उसे बिल के लिए इंट्रोड्यूस भी किया था 2019 में। मतलब 2019 में अध्यादेश लाई, फिर इसे अध्यादेश को फिर एक बिल के लिए रखना पड़ता, नहीं तो अध्यादेश कैंसिल हो जाता है। तो 2019 में इस अध्यादेश के लिए बिल भी प्रावधान किया था। तो ये इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं भाई?
तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि ये स्पेशल, ये इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये एक ऐसा जोन है जिसमें आपको यहाँ पर टैक्स से छूट मिलेगी, यहाँ पर आपको कुछ जो नियमावली पूरी करनी होती है उनसे आपको छूट मिलेगी। हालांकि लेबर लॉज पर थोड़ी सी छूट कम मिलती है, वो कि स्टेट पर वेरी करता है कि स्टेट लेबर लॉ में छूट किस प्रकार दे। तो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का टारगेट क्या होता है? इसका टारगेट है कि हम इस इन इन सेक्टर से कितना कितना सारा का सारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्योंकि हम दूसरे देशों से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तब इंडिया ने सोचा क्यों ना इन हम दूसरे देशों से आयात तो कर लेते हैं, लेकिन इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि इनको नियम आसान दो, 24 घंटे और 7 दिन इन्हें लाइट दो, एनी टाइम इन्हें पानी दो, बिजली दो, सारी और किसी भी प्रकार की टैक्स अथॉरिटी इन्हें परेशान नहीं करेगी। यहाँ पर आने के लिए टैक्स से छूट दे सकेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन कोई फॉरेनर कंपनी आ जाए और वो बोले कि हम भी इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलेंगे, तो आप खोल सकते हैं? बिल्कुल। यदि कोई फॉरेनर कंपनी आ जाए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खोलना चाहे तो आप वहाँ पर खोल सकते हो, लेकिन वहाँ प्राइम टारगेट क्या होगा? एक्सपोर्ट बेस हमें इससे यह करना होगा। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? एक्सपोर्ट करेंगे, हम डॉलर का अर्न कर पाएंगे, यहाँ पर जॉब जनरेट होगी, बेरोजगारी मिटेगी, और यहाँ पर चूंकि बेरोजगारी और जॉब आएगी तो फिर हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये इस प्रकार, इसलिए बाबा कल्याणी समिति स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है। हाल ही नेक्स्ट वाले कि मंगल पर परसिवरेंस रोवर मिशन किसने भेजा है? देखो, मैंने आपके 4 दिन पहले एक लेक्चर में बताया था कि इस बार मंगल ग्रह पर इतने मिशन क्यों लॉन्च किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि देखो, आप एक यूएई ने लॉन्च किया होप मिशन, चाइना ने किया तियानवेन फर्स्ट, यूएसए ने वापस अपना कर दिया, ये परसिवरेंस रोवर भेजा है। तो इसका कारण क्या है कि इस बार एक ऐसी खास सिचुएशन बन रखी है पृथ्वी और मंगल के बीच में। पृथ्वी और मंगल के बीच में खास दूरी इसलिए क्योंकि इस बार इनके बीच की जो दूरी कम है। यदि दूरी कम है तो पृथ्वी से जो भी हम रॉकेट छोड़ेंगे, जो भी मिशन लॉन्च करेंगे, उन्हें दूरी यहाँ पर जाने के लिए कम पड़ेगी। देखो, मान लो कि एक ग्रह यहाँ है और एक यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दूरी इतनी है। यदि मैं बोलूँ कि इन ग्रहों के बीच की दूरी इतनी है तो हमें इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ताकि मिशन की सक्सेस रेट ज़्यादा होगी, हमें ईंधन कम जलाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसके लिए इसका क्या आंसर है कि परसिवरेंस रोवर मिशन किसने भेजा है? नासा ने, इसरो ने, जाक्सा ने, स्पेसएक्स ने। तो इसका राइट आंसर है नासा ने। तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है? तो नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के साथ एटलस 5 रॉकेट के द्वारा परसिवरेंस रोवर भेजा है। ठीक है, परसिवरेंस रोवर क्या करेगा? रोवर उस पर लैंड करेगा। ठीक है। बाकी देखो, परसिवरेंस का मीन होता है दृढ़ता, मतलब हम ऐसा कोई भी कठिन काम, परसिवरेंस का मतलब होता है कि दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता मतलब कि कोई भी ऐसा काम जो आसान नहीं है लेकिन हम उसे करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, इसमें एक हुआ था कि भारतीय मूल की एक लड़की थी जो यूएसए में रहती है। तो एक नासा ने एक अपने जो इस मिशन पर जो भी एक हेलीकॉप्टर है उसका नाम रखने को बोला था। तो उसमें जो अपने भारतीय मूल की एक लड़की, उसने नाम बताया था कि इंजेन्यूटी मतलब आसानी से, सरल। इंजेन्यूटी का उसने नाम बताया था, इंजेन्यूटी नाम दिया था। उसे नासा ने एक्सेप्ट कर लिया। वो क्या था? वो इस रोवर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर वहाँ पर उड़ेगा, वहाँ से डाटा लाएगा और डाटा ला के वापस इस पर या अपने नासा के सेंटर में भेजेगा। तो जो नाम दिया था वो भारतीय मूल की लड़की थी, उनका इस हेलीकॉप्टर जो इस नासा पर जो हेलीकॉप्टर लग रखा है उसका नाम है इंजेन्यूटी। ठीक है, तो जो भारतीय मूल की लड़की ने दिया था। तो अब फिर नेक्स्ट वाले कि भारत किसके साथ स्ट्राइव स्कीम संचालित कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एआईबी, नन ऑफ एबव। इन 2 बैंकों के बारे में हमने 2 दिन पहले भी पढ़ा था, 3 बार पढ़ लिया, चूंकि आज और पढ़ लेंगे। लेकिन किसके साथ स्ट्राइव स्कीम संचालित कर रहा है भारत? तो स्ट्राइव स्कीम है जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ में कर रहा है। तो इसमें क्या स्कीम, क्या स्ट्राइव की फुल मीनिंग क्या है? स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट स्कीम। ठीक है, तो स्ट्राइव क्या है? मतलब स्ट्रेंथ बनानी है किसकी? इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट यानी किसी भी चीज़ को हमें बढ़ाना है, वैल्यू बढ़ानी है, इंडस्ट्रियल वैल्यू बढ़ानी है। किसके लिए? ये किस टाइप की, मतलब इसमें क्या ऑब्जेक्ट है? स्किल ट्रेनिंग थ्रू आईटीआई के माध्यम से हमारा स्किल यानी कौशल बढ़ाना है, किसी काम को करने की कला हमें बढ़ानी है। किसके थ्रू? आईटीआई ट्रेनिंग के माध्यम से। ठीक है, अब सवाल आता है कि किस प्रकार की स्कीम है? तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर क्या होती है कि इसमें 100% जो भी पैसा लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वर्ल्ड बैंक से लाए या फिर नासा से लाए, कहीं पर भी, किसी भी आईडीबी से, एडीबी, एआईबी से, कहीं से भी लाए, इसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि 50% भारत ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया, 50% स्टेट ने दे दिया, या कभी 60% या 40%, 90% या 10%। वो सरकार बोलेगी 90% हम दे रहे हैं, 10% स्टेट वाले दे दो। कभी बोलते हैं 50 हम दे रहे हैं, 50 स्टेट दे दो। 60% सेंट्रल दे रही है, 40% स्टेट दे दो। तो अब इसमें क्या है, वो हमने दो बैंकें देखी थी, एक एडीबी, ठीक, एक एआईआईबी, और एक देखिए वर्ल्ड बैंक। इसके बारे में 3 बार चर्चा है और ये चौथी बार चर्चा हो रही है, ठीक है। तो एडीबी क्या है, 1966 में बनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जो फिलीपींस में, ठीक। एआईबी कब बनी, एआईबी बनी है 2016 में, और इसका हेडक्वार्टर एआईबी का हेडक्वार्टर है जो कि चीन के बीजिंग शहर में, ठीक। वर्ल्ड बैंक जब भी बोलते हैं तब दो मेन संस्था होती है, एक आईबीआरडी एंड एक होती है आईडीए। तो इसमें आईबीआरडी सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए आईबीआरडी की सदस्यता लेनी पड़ती है, ठीक है। आई और वर्ल्ड बैंक कब बनी, 1944 में। तो ये इस प्रकार की हमने इसकी जानकारी ले ली, ये याद रखनी, तीनों बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट सवाल है कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जा रहा है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त और 5 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है जो 1 अगस्त है। तो इसके इस दिन क्या खास हुआ भाई, तो इसमें क्या हुआ कि एक हमारे ट्रिपल तलाक का इश्यू जो यहाँ पर चल रहा था उसे भारत ने खत्म कर दिया। क्या होता है कि लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को एक विधेयक पारित किया, उसके माध्यम से ट्रिपल तलाक अवैध घोषित कर दिया। ट्रिपल तलाक क्या होता है कि 3 बार तलाक 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 दिया तो उनकी शादी विवाह टूट जाता है, जिससे क्या होता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव या फिर उन्हें इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो 1 अगस्त को देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। ट्रिपल तलाक अधिनियम के तहत क्या किया है कि यदि इस प्रकार का आपने काम किया तो कानूनी अपराधन है, 3 साल की कैद और जुर्माना या फिर दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। ये अपराध गैर जमानत है, आपको जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये महिला नाबालिग बच्चों को कस्टडी लेने का भी अधिकार देता है। साथ में यदि फिर अंतिम में मियाँ और बीवी दोनों के बीच में यदि समझौता हो जाता है तो फिर उन्हें वापस बेल मिल सकती है, लेकिन उससे पहले यदि आप जमानत लेने जाओगे तो आपको जमानत नहीं मिल पाएगी। इसलिए 3 साल का कैद और जुर्माना या फिर बहुत दोनों, ठीक है। तो ट्रिपल तलाक को तलाक बिद्दत के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 के अधिनियम द्वारा मुस्लिम पुरुषों को इस प्रकार का एक विशेष प्रावधान था, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया है। किसने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पैक एंड आवास ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये क्या है, ARHCS पैक आवास ऐप और एवं आवास ऐप किसने लॉन्च किया है, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर स्मृति ईरानी। तो ये डेवलपमेंट किया है अपने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है। इसके बारे में देख लेंगे। हरदीप सिंह ने इसका लॉन्च किया है, ठीक है, मतलब इसका उद्घाटन किया है। तो ये राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार। मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार या फिर एक तो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, मतलब इन्हें किसी भी काम करने की छूट में थोड़ी राज्य मंत्री के रूप में ज़्यादा छूटें होती है। लेकिन यदि कोई स्वतंत्र प्रभार मंत्री नहीं है तो उन्हें अपने फैसले लेने में अपने ऊपर के मंत्री के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है। तो लेकिन इसमें क्या किया है कि इसमें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किफायती किराया आवास परिसर पैक जारी किया। ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनके पास किराया नहीं था, गरीब मजदूरों के पास। लेकिन यदि ऐसी समस्या और आए तो इस प्रकार का समस्या से निपटने के लिए ये डेवलपमेंट किया है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें सरकार एक तो FDI पर विचार करी, 100% FDI। चूंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान बनाना है, सेल्फ रिलायंस इंडिया बनाना है, उसके लिए इसमें कम से कम 3.5 लाख लोगों को यदि फायदा होगा यदि इस प्रकार की बिल्डिंग्स का काम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि भाई ये अपने जो पैक लॉन्च किया, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का एक पैक लॉन्च किया है, तथा एक ऐप जो अपने आवास ऐप लॉन्च के बारे में देखा था वो क्या था कि किरडाई के लिए। किरडाई क्या है, मंत्री ने कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन, जो भी रियल एस्टेट होते हैं, जो जिस प्रकार बिल्डिंग का काम करते हैं, उनके जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए किरडाई ये आवास ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और भी इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रखा है कि एक भाई आवासीय संपत्ति आपने बना दी और उसकी मार्केटिंग करनी है तो आपको ई-कॉमर्स पोर्टल housingforall.com पर जाना होगा। ये housingforall पर आप जाओगे तो वहाँ पर इन जो भी आप बिल्डिंग्स बना रहे हो उनकी मार्केटिंग कर पाओगे, ठीक है। और एक ही हाल ही में अभी पीयूष गोयल जी का नाम आया, तो पीयूष गोयल जी ने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। हाल ही में अभी 2 दिन पहले की अपने न्यूज़ देखी थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इस प्रकार का राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन प्राप्त किया है, मतलब उद्घाटन किया है, ठीक है।
तो इस पैक में क्या होगा, इस पैक में मतलब इस प्रकार के मकान बनाए जाएंगे, तो उसमें आप आसानी से रह सकते हो किसी भी रेंटल बेस पर या फिर अपना खुद का परचेज करके, ताकि किराए के रेंटल में कभी भी इस प्रकार की और भविष्य में कोई समस्या आए कोविड जैसी, तो हमें इस प्रकार समस्या से पहले हम निपट सकें। ठीक है, तो इसमें 100% एफडीआई पर भी गवर्नमेंट विचार कर रही है। किसने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ आचरण पर पुस्तिका का विमोचन किया? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ आचरण पर पुस्तिका का विमोचन किया है नरेंद्र सिंह तोमर, हरदीप सिंह पुरी, एम वेंकैया नायडू या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन? तो इसका राइट आंसर है जो नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी के अपने बारे में अभी हाल ही में पीछे वाले सवाल में देखा था। तो इसमें क्या किया है कि भाई नरेंद्र सिंह, पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस करनी, बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर एक पुस्तिका जारी की। मतलब जो भी लैंड रिकॉर्ड है उन्हें हमें मॉडर्नाइजेशन करना है। उनका मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा कि उन्हें हम कंप्यूटराइज करें या फिर उनका टोटल जो जियो टैगिंग की व्यवस्था की जाए। मतलब किसी एक टैग के बारे में यदि उस टैग की इस टैग के नंबर को दबाया जाता है तो उस भूमि का पूरा डाटा निकल कर आ जाएगा। तो इसमें क्या कि भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था इसे। चूंकि इसमें दो काम थे, क्या क्या थे कि भूमिकरण, रिकॉर्ड कंप्यूटरीकरण और राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं भू अभिलेखों का अद्यतन करना था। इन दोनों को जोड़ के इस स्कीम के तहत कर दिया था। यहाँ पर लिख रखा है कि इन दोनों मंत्रिमंडल ने इन योजनाओं के विलय कर DILRMP नामक एक संशोधित योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है, तो इस पर अभी एक पुस्तक लॉन्च की है और इस जो भी ये DILRMP नामक जो भी ये संशोधित योजना है उसमें ये दोनों प्रकार के काम किए जाएंगे। क्या काम किया जाएगा कि भूमि का पूरा एक तो कंप्यूटरीकरण कर दिया जाएगा, सारे के सारे डाटा कंप्यूटर पर चढ़ा दिए जाएंगे ताकि कभी भी भूमि के कोई डॉक्यूमेंट जल भी जाए तो हमारे पास ऑनलाइन डाटा अवेलेबल रहेगा। दूसरा, राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण एवं भू अभिलेखों का अद्यतन हो सकेगा। सारे के सारे जो भी राजस्व प्रशासन है, जो भी भूमि के रिलेटेड है, उन्हें एक बेस पर आने से हम किसी भी योजना को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्डन अवार्ड मिला है? MSME मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो स्कॉच अवार्ड जो दिया है ये इन्हें दिया जनजाति कार्य मंत्रालय ने सक्षम आदिवासी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है। किसके लिए? डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस 2020 प्रतियोगिता में भाग लिया। तो स्कॉच अवार्ड क्या होता है? स्कॉच अवार्ड क्या, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब बनाया गया? 2003 में। लोगों और परियोजनाओं संस्थाओं को मान्यता देने के लिए जो बेटर इंडिया के लिए काम करते हैं, मतलब कि भारत को जो भी बेटर बनाने का काम करेंगे उसे स्कॉच अवार्ड दिया जाएगा। कब स्टैब्लिश किया? 2003 में। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, इस बार किसको मिला है? जनजातीय कार्य मंत्रालय को। चूंकि इसमें ये 3 अवार्ड और भी दे रखे हैं ना। स्कॉच अवार्ड के अंदर देखो, सिल्वर सबसे नीचे का होता है, फिर गोल्डन होता है, उसके ऊपर भी प्लेटिनम होता है। ये ध्यान रखना कि गोल्डन से ऊपर भी प्लेटिनम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? पश्चिम बंगाल को फॉर ई समाधान के लिए प्लेटिनम अवार्ड दिया था। गोल्डन अवार्ड किसको दिया था? तेलंगाना के लिए। किसके लिए? इन्होंने क्या, सैंड सेल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो भी सैंड की खुदाई होती है और उसको मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, सिल्वर अवार्ड है, ये भी तेलंगाना को दिया था। इन्होंने ये जो सिल्वर अवार्ड दिया है वो चिट फंड के लिए। चिट फंड ये होते हैं कि आप हमें 100 दीजिए, 200 दीजिए, आपको 1 साल के बाद में 1000 मिलेंगे, या फिर आप इसे एक आदमी को जोड़िए, इसके नीचे 2 आदमी जोड़िए। तो ये इस प्रकार की, इसे पोंजी स्कीम कहते हैं। मतलब एक टाइम होगा कि कंपनी रुपए लेकर भाग जाएगी, तो उसे मैनेजमेंट करने के लिए ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली ऑपरेशन चिट फंड तेलंगाना को इसके लिए सिल्वर अवार्ड दिया गया है। ठीक, तो किस मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगरों के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कार्यक्रम शुरू किया है? किस मंत्रालय ने अगरबत्ती निर्माण करने वाले कारीगर के लिए ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कार्यक्रम शुरू किया है? MSME, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय या फिर टेक्सटाइल मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर है जो MSME मंत्रालय है। तो इसमें क्या भाई, इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है? तो ग्रामोद्योग इसमें क्या किया कि MSME ने अगरबत्ती निर्माण करने वाली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती है, छोटी इंडस्ट्रीज होती है जो कि अगरबत्ती बनाने का काम कर रही है। तो उन कारीगरों को लाभ पहुंचाना है ग्राम उद्योग के विकास के लिए। इसके बारे में देखिए कि ग्राम उद्योग के विकास के लिए ग्रामोदय विकास योजना तहत एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है।
ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इस प्रकार की मंजूरी दी ताकि ग्रामोद्योग विकास योजना दी जाएगी ताकि इनको भी लाभ दे सकें, ठीक है, इनको लाभ दे सकेंगे। और साथ में जो भी ये ग्रामोद्योग विकास है, मतलब तो ये जो भी ग्रामोद्योग आयोग है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज KVIC, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम बारे में देख लीजिए कि इसे 1956 अधिनियम के तहत KVIC का निर्माण किया गया। तो 1956 का एक्ट लाए, उस एक्ट के तहत एक सांविधिक निकाय, मतलब जो भी बॉडी एक्ट के थ्रू बनेगी वो सांविधिक निकाय स्टेचुरी बॉडी कहलाएगी। तो इस एक्ट के तहत KVIC का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो इसका विकास करने के लिए ये स्कीम लाई गई। तो KVIC का विकास के लिए ये ग्रामोद्योग विकास योजना लाई गई, ठीक है। KVIC ने हाल ही में एक शहद मिशन लॉन्च किया था। इसके बारे में भी लगभग 5 दिन पहले पढ़ा था कि हनी मिशन का चेकिंग के लिए एक लेबोरेटरी की स्थापना करी जा रही है। क्यों लेबोरेटरी की स्थापना की जा रही है? क्योंकि इससे पहले यदि किसी प्रकार की शहद की चेकिंग करनी होती थी तो हमें बाहर दूसरे विदेश में वहाँ से चेक करके वहाँ की लेबोरेटरी में से स्टैंडर्ड फसाई के जो फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नियम मानने पड़ते हैं उसके लिए हमें बाहर से चेकअप कराना पड़ता था और उसके लिए खर्चा ज़्यादा आता था। तो हमने एक शहद मिशन की भी शुरुआत की ताकि इसके तहत मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित करा जा सके ताकि हम इस प्रकार के स्टैंडर्ड्स के इन स्टैंडर्ड पर जो शहद खरा उतरे उस प्रकार का हम शहद का उत्पादन कर पाए, ठीक है। और दूसरा क्या, 12 मई 2020 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आउटपुट और नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आउटपुट क्या होता है कि मान लो आप 8 घंटे पढ़े और आप इस 8 घंटे बाद पढ़ने के बाद में आपको पता चला कि मेरे 3 पार्ट मैंने याद कर लिए, 3 अध्याय 3 लेक्चर याद कर लिए। तो आपका आउटपुट हुआ कि 8 घंटे पढ़ने के बाद मुझे 3 लेक्चर प्राप्त हुए। 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, आपका मान लो उस पर 110 रुपये का रिटर्न आया, तो ये कहेंगे इस पर 10 रुपये का जो आउटपुट हमें प्राप्त हुआ है। तो ठीक है, आउटपुट और नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार का चैंपियंस मिशन जो पोर्टल एक लॉन्च किया है, इसमें क्या है, चैंपियंस में क्या क्या, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ एंड आउटपुट को बढ़ाने के लिए, जो कि एक मॉडर्न रूप में बढ़ेगा, उसके लिए इन्होंने अपने MSME के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये MSME ने ये इस प्रकार का डेवलपमेंट किया है, ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च करके, ताकि इस पर हम आउटपुट और नेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। तो आज का करंट यही है, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक अलविदा, बने रहिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें।